एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 का अध्याय 2 आरंभिक मानव आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं जो आखेटकों और उनके जीवन पर केंद्रित है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से आखेट का अर्थ है? शिकारी। व्याख्या। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आखेट का अर्थ शिकार करना होता है। तो मतलब इस तथ्य से ये स्पष्ट होता है कि शुरुआत में मानव जीवन पूरी तरह से बस दैनिक भोजन की तलाश पर ही केंद्रित था। बिल्कुल। आज तो हमारे पास भोजन के स्थायी स्रोत हैं, पर उस समय अस्तित्व बनाए रखने का एकमात्र तरीका शिकार ही था। ये कोई शौक नहीं था। हाँ, ये तो जीवित रहने की निरंतर जद्दोजहद थी। और शिकार करना कोई आसान काम नहीं था। जानवरों के व्यवहार को समझना, तेज दौड़ना, चौकन्ना रहना, एक छोटी सी चूक और इंसान खुद शिकार बन सकता था। सही बात है। इसी भोजन जुटाने की विधि से जुड़ा हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? वे शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे तथा फल, फूल, दाने, पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे। व्याख्या। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे तथा फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो उनका आहार बहुत विविध था। वे केवल मांस पर ही निर्भर नहीं थे। जी। आसपास के पौधों, जड़ों, बीजों को इकट्ठा करना भी उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। इसका मतलब है कि उनके पास वनस्पतियों का एक बहुत गहरा व्यावहारिक ज्ञान रहा होगा। हाँ, और ये ज्ञान पीढ़ियों के अनुभव से ही आया होगा। कौन सा फल खाना है, कौन सी पत्ती जहरीली है, ये सब जानना अपने आप में एक विज्ञान था। बिल्कुल। अब उनके इसी घुमंतु जीवन को समझने के लिए अगला प्रश्न देखते हैं। तलाश, पानी की तलाश और अलग-अलग मौसम के कारण। व्याख्या। वे भोजन और पानी की तलाश में, जानवरों के शिकार के लिए तथा अलग-अलग मौसम में मिलने वाले फल फूलों के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो ये एक खानाबदोश जीवन शैली का सटीक वर्णन है। एक ही स्थान पर लंबे समय तक रुकने का अर्थ था कि वहां के संसाधन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसलिए निरंतर गतिशीलता उनकी मजबूरी भी थी और रणनीति भी। और जलवायु की भूमिका भी बहुत बड़ी थी। जानवर मौसम के अनुसार प्रवास करते थे, तो इंसानों को भी उनके पीछे जाना पड़ता था। और इस निरंतर यात्रा में उन्हें कुछ उपकरणों की भी आवश्यकता होती थी। यहीं से हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जो पत्थर के औजारों और आरंभिक निवास के बारे में है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, जानवरों की खाल उतारने के लिए। व्याख्या। पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। आज हम औजारों के बारे में सोचते हैं तो सीधा धातु दिमाग में आती है। हाँ, लेकिन उस दौर में पत्थर, लकड़ी और हड्डियां ही सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि थीं। और इन उपकरणों की बनावट मानव मस्तिष्क के विकास को भी तो दर्शाती है। एक पत्थर को तराशना, ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी। बिल्कुल। इससे उनके दैनिक कार्यों में लगने वाली ऊर्जा की काफी बचत होती थी। औजारों के इसी महत्व के कारण सही सामग्री की तलाश भी होती होगी। इससे जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते जहां अच्छे पत्थर मिले? क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। व्याख्या। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। ये बहुत ही तार्किक बात है। हर पत्थर औजार बनाने के लिए सही नहीं होता। हाँ, जो पत्थर आसानी से परतबार रूप में टूट सके और जिसकी धार तेज हो, वही उपयोगी था। पुरातत्वविदों ने ऐसी कई जगहों की खोज की है जिन्हें हम आज निर्माण स्थल कह सकते हैं। निवास स्थानों की बात करें तो स्रोत सामग्री में भारत के एक प्रमुख पुरास्थल का जिक्र आता है। प्रश्न है, भीमबेटका का गुफाएं संबंधित हैं? रॉक पेंटिंग। व्याख्या। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में रॉक पेंटिंग, शैल चित्रकला मिली है। यहाँ लोग बारिश, धूप और हवाओं से राहत के लिए रहते थे। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं ये आरंभिक मानव के जीवन की एक सजीव तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। बिल्कुल। गुफाएं केवल प्राकृतिक आपदाओं से बचने का आश्रय भर नहीं थीं, वे कला और अभिव्यक्ति के शुरुआती केंद्र भी बन रही थी। दीवार पर चित्र बनाना सिर्फ कला नहीं थी, शायद संचार का एक माध्यम था। सही कहा आपने। अब हम अध्याय के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, आग की खोज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो सही जानकारी को पहचानने के लिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरंभिक लोग आग जलाना नव पाषाण काल में सीख गए थे, ये कथन सही नहीं है। व्याख्या।
कथन सी गलत है, क्योंकि आरंभिक लोग पूरा पाषाण काल ही आग जलाना सीख गए थे, जिसके प्रमाण कुरनूल गुफा में मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आग का नियंत्रण बहुत बाद में हुआ होगा। हाँ, नव पाषाण काल में नहीं, बल्कि पुरा पाषाण काल के आरंभिक मानवों ने ही आग पर काबू पाना सीख लिया था। ये क्रांतिकारी कदम था। और आग के इसी उपयोग के प्रमाण से जुड़ा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरा स्थल से राख का अवशेष मिलता है? कुरनूल। व्याख्या: कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। दक्षिण भारत में स्थित कुरनूल की गुफाओं में राख का मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। राख हजारों सालों तक तभी बच सकती है जब आग का उपयोग लगातार एक नियंत्रित वातावरण में किया गया हो। आग के इन विस्तृत उपयोगों पर ही स्रोत का अगला प्रश्न आधारित है। निम्न में से आरंभिक लोग आग का उपयोग किस लिए करते थे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। व्याख्या: आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। इन तीन उपयोगों ने मानव के अस्तित्व को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। आग एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी। और पके हुए भोजन का प्रभाव मानव शरीर रचना पर बहुत गहरा पड़ा। जब भोजन नरम और पचने योग्य बन गया, तो शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा मस्तिष्क के विकास में लगने लगी। ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। अब हम चौथे भाग में आते हैं, जलवायु परिवर्तन और पशुपालन की शुरुआत। समय के साथ प्रकृति में बड़े बदलाव आ रहे थे। प्रश्न है, बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए? घास के मैदान बनने लगे, जानवरों को पालतू बनाने लगे, प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान उगने लगे। व्याख्या: लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे घास वाले मैदान बने और अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। 12,000 साल पहले का ये समय हिमयुग के अंत का प्रतीक है। तापमान बढ़ा और घास के मैदान फैले। और घास बढ़ने का सीधा अर्थ था घास खाने वाले जानवरों की संख्या में भारी वृद्धि। इंसानों ने उन्हें खदेड़ने के बजाय उनकी आदतों का अवलोकन करना शुरू किया। और पशुपालन की दिशा में मानव का पहला कदम क्या था, ये इस प्रश्न से स्पष्ट होता है। आरंभिक लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता। व्याख्या: सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये बहुत रोचक तथ्य है कि किसी दुधारू जानवर को नहीं, बल्कि एक मांसाहारी शिकारी को सबसे पहले पालतू बनाया गया। हाँ, क्योंकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक साझेदारी बन गई थी। कुत्ते शिकार को ट्रैक करने में मदद करते थे और खतरे की चेतावनी देते थे। और बदले में इंसान उन्हें खाना और आग के पास जगह देते थे। अब इस घरेलूकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आरंभिक काल के घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। बड़े दाने वाले पौधे चुनते थे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं या जौ हैं। व्याख्या: कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रजनन के लिए अहिंसक जानवरों को चुना जाता था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। डोमेस्टिकेशन कोई रातों रात होने वाली घटना तो थी नहीं, ये एक लंबी चयन प्रक्रिया थी। बिल्कुल। आरंभिक मानवों ने बहुत सतर्कता से अहिंसक जानवरों और मजबूत डंठल वाले पौधों का चयन किया। समय के साथ इन प्रजातियों का स्वरूप ही बदल गया। इसी चयन प्रक्रिया ने कृषि को जन्म दिया। हमारे 5वें भाग का पहला प्रश्न इसी बदलाव से है। निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 12,000 साल पहले। व्याख्या: यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। 12,000 साल पहले, वही जलवायु परिवर्तन के ठीक बाद का समय। हाँ, और यहाँ धीरे धीरे शब्द बहुत अहम है। बीजों को गिरते देखना, अंकुरित होना समझना, इसमें हजारों पीढ़ियों का समय लगा होगा। और जब अनाज पैदा होने लगा तो उसके उपयोग भी बढ़े। प्रश्न है, आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे? बीज, खाद्य, उपहार और भंडारण के लिए। व्याख्या: अनाज का उपयोग बीज, खाद्य, उपहार और भंडारण भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के रूप में किया जाता था।
ये मानव मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है। एक शिकारी तो बस आज का सोचता है, पर अनाज का भंडारण साबित करता है कि मानव भविष्य की योजना बनाने लगा था। सही कहा। और अनाज को सुरक्षित रखना एक तकनीकी चुनौती भी थी, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाने और टोकरियां बुनने जैसी नई कलाओं को जन्म दिया। कालखंड के हिसाब से इस युग को क्या कहा जाता है? इस पर यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में मानी जाती है। यह कथन असत्य है। व्याख्या: कथन 3 असत्य है, क्योंकि कृषि और पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल से जुड़ी है, न कि केवल मध्यपाषाण काल से। तो पूरी तरह से विकसित कृषि और स्थायी बस्तियों की बात हम नवपाषाण काल में करते हैं। हाँ, नवपाषाण काल एक क्रांति थी। खेती की वजह से इंसान को एक स्थान पर टिके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे गांवों का निर्माण हुआ। स्थायी बस्तियों के निर्माण के तरीके अलग-अलग थे। प्रश्न है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास। व्याख्या: पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। जमीन के नीचे खुदाई करके घर बनाना, ये उस समय की एक विशिष्ट वास्तुकला थी। और ये पर्यावरण की चुनौतियों के कारण था। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना बेहतरीन इंसुलेशन का काम करता था। ये गर्तवास कहाँ पाए गए हैं? ये अगले प्रश्न में है। निम्न में कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? बुर्जहोम। व्याख्या: बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। कश्मीर का नाम सुनते ही स्पष्ट हो जाते हैं कि ये ठंड से बचने के लिए ही बने थे। बिल्कुल। और सीढ़ियों का मिलना बताता है कि ये केवल एक कच्चा गड्ढा नहीं था, एक व्यवस्थित घर था। अब हम अंतिम और छठे भाग में आ गए हैं, मेहरगढ़। प्रश्न है, वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़। व्याख्या: मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में मेहरगढ़ का विशेष स्थान है। यहाँ से हमें कृषि जीवन के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। शुरुआत में लोग यहाँ शिकार करते थे, पर धीरे धीरे पूरी तरह से खेती और पशुपालन पर निर्भर हो गए। और उनके रहने के तरीके भी उन्नत हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। व्याख्या: मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। 4 या ज्यादा कमरों वाले घर एक बहुत विकसित सामाजिक ढांचे को दर्शाते हैं। हाँ, ये बुर्जहोम के गर्तवासों से काफी आगे की बात है। कमरों का विभाजन बताता है कि अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग स्थान तय होने लगे थे। अब स्रोत का अंतिम प्रश्न, जो उनकी मान्यताओं को उजागर करता है। निम्न में से किस स्थल से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता है? मेहरगढ़। व्याख्या: मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मृतक के साथ जानवरों को दफनाना परलोक की अवधारणा में उनके विश्वास को दिखाता है। बिल्कुल। जब रोजमर्रा के भोजन की चिंता नहीं रही, तब समाज में कर्मकांड और पारलौकिक विचार विकसित हुए। मृत्यु को एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया। तो यहाँ हमारे स्रोत के सभी 20 प्रश्न पूरे होते हैं। क्या हम अंत में दिए गए अध्याय सारांश को संक्षेप में स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। सारांश 4 मुख्य चरणों में है। पहला, आखेटकों का घुमंतू जीवन। दूसरा, कुरनूल गुफाओं में आग का उपयोग। तीसरा, 12,000 साल पहले का जलवायु परिवर्तन, जिससे कृषि की नींव पड़ी। और चौथा, बुर्जहोम और मेहरगढ़ में स्थायी जीवन का उदय। ये विश्लेषण हमें समझाता है कि आज का हमारा व्यवस्थित जीवन उन शुरुआती इंसानों के संघर्ष और नवाचार का ही परिणाम है।